नमस्कार दोस्तों। हम सभी एक सभ्य समाज का हिस्सा हैं जिसकी ज़रूरतें समय के साथ साथ बदलती रहती हैं। इन्हीं ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए 1983 में आईपीसी में चैप्टर 28 को इंसर्ट किया गया था। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए कानून ने ये समझा कि विवाहित युवतियों को क्रूरता से कैसे बचाया जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए यह सेक्शन आईपीसी में शामिल किया गया था। लेकिन अगर आज की स्थिति हम देखें तो इस सेक्शन का मेन पर्पस जो था, जिसके लिए इसको आईपीसी में इंसर्ट किया गया था, ये मेन पर्पस हट गया है। मैक्सिमम ऑफ द केसेस जो आज रजिस्टर हो रहे हैं इस सेक्शन में, वो एंड तक चल के झूठे साबित हो जाते हैं। लेकिन इसका हर्जाना परिवारों को भुगतना पड़ता है और कई बार तो कई ज़िंदगियां भी ख़राब हो जाती हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय आईपीसी का सेक्शन 498A ही रहेगा। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सेक्शन 498A एक ऐसा सेक्शन है आईपीसी की वो धारा है जिसमें कई बार पूरे का पूरा परिवार ही आहुति हो जाता है। जिस पर्पस से इस सेक्शन को आईपीसी में शामिल किया गया था, वो पर्पस अब कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। ज़्यादातर युवतियाँ, विवाहित युवतियाँ अपने इन लॉज फैमिली को परेशान करने के लिए इस सेक्शन का प्रयोग करने लगी हैं। सालों तक पति, ससुर, सास और इवन ननद भी, उसका नाम भी एफआईआर में कई बार शामिल कर दिया जाता है, वो कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं। पहले तो ज़मानत नहीं होती थी, ज़मानत के लिए भी कोर्ट में चक्कर काटने पड़ते हैं और पुलिस भी इन मामलों में अरेस्ट एकदम से कर लेती थी। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कोर्ट ने अरेस्ट के प्रोविज़न्स में कई बार गाइडलाइंस इशू करी हैं। सेक्शन 41A, B, C, D इंसर्ट किया गया था। अभी लेटेस्ट जजमेंट जिसका कि मैं आज जिक्र करने जा रहा हूँ मेरे इस वीडियो में, वो है मुकेश बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इशू करी गई है। और इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू कर दी हैं। ए सेट ऑफ गाइडलाइंस हैज़ बीन इशूड इन दिस केस, जो काफ़ी हद तक पुलिस द्वारा की जाने वाली मनमानी और युवती के द्वारा अगर झूठा केस कर दिया गया है उसके पर्पस को रोकने के लिए काफ़ी हद तक सफल होने वाली हैं। तो पॉइंट वाइज मैं आपको सारी गाइडलाइंस इस वीडियो में समझा देता हूँ। जो सबसे पहली है वो है कि पुलिस के द्वारा एफआईआर या कंप्लेंट में नामजद किए गए व्यक्तियों को अरेस्ट करने की कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखाई जाएगी। एफआईआर या कंप्लेंट दर्ज होने के बाद 2 महीने का कूलिंग पीरियड दिया जाएगा और इस पीरियड के दौरान पुलिस कोई भी अरेस्ट नहीं करेगी। इवन कि एफआईआर या कंप्लेंट में अगर नामजद भी है अक्यूज्ड, तो भी उसकी अरेस्ट नहीं होएगी। जिस दिन ये कंप्लेंट या एफआईआर दर्ज हुई है उस दिन से लेके 2 महीने तक का कूलिंग पीरियड माना जाएगा और इस पीरियड के दौरान कोई अरेस्ट नहीं करी जाएगी। और यह केस इमीडिएटली जो मैटर है फैमिली वेलफेयर कमेटी को रेफ़र कर दिया जाएगा, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। जो दूसरी गाइडलाइन है वो है कि फैमिली वेलफेयर कोर्ट को वही केसेस भेजे जाएंगे जिसमें सेक्शन 498A आईपीसी का है, और साथ ही साथ आईपीसी का कोई ऐसा सेक्शन है जिसमें पनिशमेंट की प्रावधान 10 साल से कम सज़ा की है। इसमें जो तीसरी गाइडलाइंस है उसमें कहा गया है कि एफआईआर और कंप्लेंट के लॉज होने के 2 महीने तक, जो कि कूलिंग पीरियड माना जाएगा, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा और इस पीरियड के दौरान इस केस को, इस मैटर को फैमिली वेलफेयर कमेटी को रेफ़र कर दिया जाएगा। फोर्थ गाइडलाइन में ये कहा गया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कम से कम एक ऐसे फैमिली वेलफेयर कमेटी को गठित किया जाएगा और इस कमेटी में कम से कम 3 मेंबर होंगे। इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए और इसके फंक्शंस को समय समय पर रिव्यू किया जाएगा। ये रिव्यू डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास होगा और साथ ही साथ प्रिंसिपल जज, जहाँ फैमिली कोर्ट उस डिस्ट्रिक्ट का, वो भी इसके फंक्शंस तय कर सकता है। 5वीं गाइडलाइंस है उसमें मेंबर्स की क्वालिफिकेशन के बारे में जिक्र किया गया है। तो सबसे पहला है जो कोई भी यंग मीडिएटर जिसका 5 साल का लॉ का अनुभव हो वो इसका मेंबर बन सकता है, या फिर सीनियर मोस्ट स्टूडेंट है 5th ईयर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लॉ का, स्टेट यूनिवर्सिटी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ का, जिसका कि एकेडमिक ट्रैक और रिकॉर्ड अच्छा हो, उसको भी इसका मेंबर बनाया जा सकता है। तीसरा है वेल रिकॉग्नाइज्ड सोशल वर्कर है कोई, उसको भी इसका मेंबर बनाया जा सकता है। रिटायर्ड जज भी इसके मेंबर हो सकते हैं जो कि नियर बाय डिस्ट्रिक्ट के रह रहे हों और जो कि इस कार्य के लिए अपना टाइम डिवोट कर सकते हों। या जो सीनियर जुडिशियल ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं उनकी वाइफ्स जो कि वेल एजुकेटेड हों, उनको भी मेंबरशिप दी जा सकती है। तो ये थी क्वालिफ़िकेशन फैमिली वेलफेयर कमेटी के मेंबर्स की, जिसके बेस पे उनकी नियुक्ति करी जा सकती है।
नेक्स्ट गाइडलाइन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में जारी करी है वो है नंबर 6 और जिसमें ये बताया गया है कि किसी भी फैमिली वेलफेयर कमेटी के मेंबर को कभी भी एज ए विटनेस नहीं बुलाया जाएगा। नेक्स्ट गाइडलाइन में ये बताया गया है कि एफआईआर या कंप्लेंट जो कि सेक्शन 498A आईपीसी के तहत दर्ज हुई है या जिसमें आईपीसी के अन्य सेक्शन भी शामिल किए गए हैं, इमीडिएटली फैमिली वेलफेयर कमेटी को मजिस्ट्रेट के द्वारा रेफर कर दी जाएगी और फैमिली वेलफेयर कमेटी उस कंप्लेंट को या एफआईआर की कॉपी को रिसीव करके समन करेगी पार्टीज़ को, और पार्टीज़ को जो एल्डर फैमिली मेंबर्स होंगे 4 मैक्सिमम 4 उनके साथ प्रेजेंट होने के लिए कमेटी के समक्ष समन किया जाएगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 2 मंथ्स कमेटी ये कोशिश करेगी कि ये मामला है जो दोनों फैमिलीज़ में बैठ के इसको कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया जाए, किसी समझौते के ऊपर लेके आया जा सके। इसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट कर देगी और आईओ के द्वारा लिए जाने वाला कोई भी एक्शन जो होगा इस रिपोर्ट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। इस रिपोर्ट में फैक्चुअल पोजीशन एक्सप्लेन करी जाएगी और इसके साथ साथ कमेटी मेंबर्स अपनी ओपिनियन भी रिकॉर्ड करेंगे। जितनी देर तक कमेटी के आगे इस मैटर की प्रोसीडिंग चलेगी उतनी देर तक पुलिस को कोई भी अरेस्ट करने से बचना चाहिए, मतलब कि उसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए। इवन कि अगर एफआईआर या कंप्लेंट में अक्यूज्ड का नाम भी दर्ज कर दिया गया है तो भी उसकी अरेस्ट नहीं करनी चाहिए। अरेस्ट को छोड़कर बाकी सब काम जो पुलिस को एक एफआईआर में किया जाना चाहिए वो सारे काम पुलिस अपने करते रहेगी, चाहे उसमें कोई मेडिकल रिपोर्ट है या इंजरी रिपोर्ट तैयार करनी है या स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस की स्टेटमेंट लेनी है, तो वो सारे काम पुलिस करेगी। सिर्फ एक अरेस्ट है जो उसको इफेक्ट नहीं देगी। कूलिंग पीरियड जो कि 2 महीने का है और उस पीरियड के दौरान फैमिली वेलफेयर कमेटी को ये केस रेफर हो जाएगा और जब तक फैमिली वेलफेयर कमेटी का कोई डिसीजन इस मामले में नहीं आता है तो पुलिस कुछ भी किसी भी अक्यूज को, चाहे उसका नाम एफआईआर में दर्ज भी है, उसको अरेस्ट नहीं करेगी। जब रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंगली अगर दोषी पाया जाता है अक्यूज को फिर कार्रवाई शुरू होएगी। पुलिस की कार्रवाई उसके बाद ही शुरू करनी चाहिए पुलिस को। लीगल सर्विसेज एड कमेटी जो है वो फैमिली वेलफेयर कमेटी के मेंबर्स को ट्रेनिंग भी दे सकती है, जिस ट्रेनिंग का समय ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का होएगा। नेक्स्ट गाइडलाइन ये कहती है क्योंकि ये एक नोवल कार्य है और इसमें सोसाइटी में जब फैमिलीज़ के बीच में ऐसा केस हो जाता है तो उनमें गुस्सा रंजिश बहुत ज़्यादा होती है, तो फैमिली वेलफेयर कमेटी के मेंबर्स को उसको कम करना होता है। ये उनकी ड्यूटी बन जाती है कम करना। और दूसरा क्योंकि ये एक सोशल वर्क भी है और इसलिए इस कार्य के लिए मिनिमम ऑनरेरियम ही दिया जाना चाहिए फैमिली वेलफेयर कमेटी के मेंबर्स को, जिसको कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हर एक डिस्ट्रिक्ट में फिक्स करेगा कि इसका ऑनरेरियम कितना होना चाहिए। सेक्शन 498A में दर्ज की गई एफआईआर या कंप्लेंट है उसकी इन्वेस्टिगेशन ऐसे ऑफिसर्स को देने चाहिए जो कि स्पेशल ट्रेनिंग जो कि 1 हफ्ते की हो सकती है उसमें से गुजरे होने चाहिए और उनकी इंटेग्रिटी है जो वो सर्टिफाई हो जाएगी इस ट्रेनिंग के बाद, और उन्हें ये मैट्रिमोनियल केसेस को बड़ी ही सिंसियरिटी और ट्रांसपेरेंसी से हैंडल करना चाहिए। इसकी इन्वेस्टिगेशन सिंसियर तरीके से करनी चाहिए। और लास्ट में ये बताया गया है कि जब दोनों परिवारों के बीच में सेटलमेंट हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज जो है या दूसरे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं इस केस को उसी तरह से क्लोज़ करेंगे जैसा कोई और अन्य क्रिमिनल केस क्लोज़ होता है। तो ये सारी गाइडलाइन लेटेस्ट जजमेंट जो कि 13 जून 2022 की है, जिसका केस का नाम है मुकेश बांसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा इशू करी गई हैं, उसमें ये सारी उस जजमेंट में ये सारी गाइडलाइंस इशू करी गई हैं कोर्ट के द्वारा। कानून से जुड़ी हुई लेटेस्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है तो आपको इसकी इंटीमेशन मिल सके। ऐसे ही वीडियो आपके लिए इस चैनल पे पोस्ट करता रहूँगा ताकि आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर विषय पर मेरे को कोई और वीडियो बनानी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उस विषय के ऊपर वीडियो बना के जल्दी से जल्दी पोस्ट करूँ।